गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम थर्ड सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा कंपनी लॉ। एंड कंपनी लॉ में हम आपको एक मोस्ट और इम्पॉर्टेंट जो आज टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो है हमारा प्रवर्तक को पारिश्रमिक का भुगतान। जो प्रवर्तक होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, उनको उनके पारिश्रमिक का भुगतान किस तरीके से किया जाता है इसको आज हम समझेंगे, है ना। आप लोगों को बता दें कि इससे पहली वाली वीडियो में भी मैंने कई मोस्ट टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। पहले तो हम समझ लेते हैं कि प्रवर्तक कौन होता है। देखिए, किसी भी कंपनी को खोलने का मन में केवल विचार होने से, जब हम कंपनी खोलने के बारे में सोचते हैं तो उससे पहले हम मन में विचार आने से लेकर कंपनी का निर्माण हो जाने तक प्रवर्तक का बहुत ही कठिन पारिश्रमिक करना पड़ता है। देखो, सीधी सी बात है कि प्रवर्तक की कंपनी कहाँ खुलनी है, किस प्रकार की खुलनी है, किस स्थान पर खुलनी है, किस चीज़ की कंपनी खुलनी है, ये मन में विचार से लेकर के जब तक कंपनी हमारी खुल नहीं जाती है तब तक जो प्रवर्तक होता है उसको बहुत कठिन पारिश्रमिक करना पड़ता है ना। उसे कठिन कार्य का पारिश्रमिक मिलना चाहिए, किंतु विधान के अनुसार कोई भी प्रवर्तक वैधानिक रूप से पारिश्रमिक की मांग नहीं करता है, क्योंकि कंपनी उसकी खुद की होती है। अगर वो कंपनी के बारे में कुछ सोच रहा है तो वो पारिश्रमिक की मांग नहीं कर सकता है, पारिश्रमिक के बारे में नहीं सोच सकता है। तो कंपनी के लिए जो लाभ लेने के लिए, विकास करने के लिए, कंपनी के खुलने से पहले कंपनी को चलाने तक का जो सफ़र होता है वो एक पारिश्रमिक के प्रवर्तक के द्वारा होता है। प्रवर्तक और कंपनी, प्रवर्तक के लिए कंपनी बहुत महत्वपूर्ण होती है और कंपनी के लिए प्रवर्तक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब देखो, हम देखते हैं कि इन प्रवर्तक को पारिश्रमिक का भुगतान किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले है एक मुफ्त राशि। एक मुफ्त राशि क्या होती है? प्रवर्तक को एक मुफ्त राशि के रूप में नगद राशि दे दी जाती है। यह राशि वापसी समझौते के आधार पर तय कर ली जाती है। कैसे? वापसी समझौते के आधार पर एक तय कर लेती है, इकट्ठी राशि दी जाती है, जिससे अगर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको राशि दे दे, अगर कभी ज़रूरत होती है या नीड होती है कंपनी को तो वो फिर से अपनी राशि को दे सकता है। फिर पहला है हमारा एक मुफ्त राशि, उसको इकट्ठी राशि दी जाती है। दूसरा है कमीशन। प्रवर्तक को उनके द्वारा कंपनी के लिए क्रय की गई संपत्तियां, कंपनी के लिए की गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में कमीशन दिया जाता है। क्या होता है कि जो क्रय की गई संपत्तियां हैं, जैसे एक संपत्ति उसने 50,000 की खरीदी, है ना, कुछ समय बाद उसकी वो संपत्ति ज़्यादा की बिक गई तो वो कमीशन है, या उसने किसी को बिकवा दी तो वो भी कमीशन है। तो उसके द्वारा जो कमीशन के लिए की गई सेवाएं हैं उनके रूप में उसे एक कमीशन दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा लाभ। लाभ मतलब क्या है? प्रवर्तक अपने नाम से किसी व्यवसाय या संपत्ति को खरीद कर उचित लाभ लेकर पुनः कंपनी को बेच सकता है। देखो, क्या होता है कि प्रवर्तक का ये भी काम होता है कि वो किसी भी एक संपत्ति को, स्थायी रूपी संपत्ति को खरीद सकता है और पुनः अच्छे लाभ मिलने पर वो पुनः अपनी संपत्ति को कंपनी को बेच सकता है, जिससे उसे लाभ प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा अंश एवं ऋणपत्र। अंश एवं ऋणपत्र क्या होता है? प्रवर्तक को पारिश्रमिक के रूप में कंपनी कुछ अंश एवं ऋणपत्र निःशुल्क दे सकती है। अगर कंपनी चाहती है, अगर प्रवर्तक सही ढंग से काम कार्यरत होता है तो कंपनी चाहती है तो वो अंश के रूप में उसको कुछ कुछ अंश उसको मुफ्त में दे सकता है। किसको दे सकता है? प्रवर्तक को। फिर है नगद एवं अंश ऋणपत्र। क्या होता है? प्रवर्तक को पारिश्रमिक के रूप में आंशिक रूप से कुछ नगद धनराशि और आंशिक रूप में कुछ अंश व ऋणपत्र दिए जा सकते हैं। कभी कभी होता है कि उसको नगद धनराशि भी दे सकती है, शेयर्स भी दिए जा सकते हैं और ऋणपत्र भी दिए जा सकते हैं। ये क्या है? हमारे प्रवर्तक को पारिश्रमिक का भुगतान कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। एक मुक्त राशि, कमीशन के द्वारा, लाभ के द्वारा, अंश ऋणपत्र के द्वारा और नगद एवं अंश व ऋणपत्र के द्वारा, है ना। साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो डे बाई डे टॉपिक्स बाई टॉपिक्स मोस्ट टॉपिक्स तैयार किए जा रहे हैं, तो आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब आप लोग ये नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाती हूँ। थैंक यू।